सिद्धारमैया के सिर सजा कर्नाटक का ताज। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पर राजी। 20 मई को होगा शपथ समारोह। पीएम मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल को देंगे सौगात। पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। 8,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। द केरला स्टोरी पर दाखिल याचिकाओं को भी सुनेगी अदालत। तमिलनाडु सरकार ने दायर किया हलफनामा। प्रतापगढ़ में आप कार्यालय पहुंचे सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा मारपीट का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे का दिया समय। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से फिर दिलाई राहत। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब सिद्धारमैया के सिर सजा है। मुख्यमंत्री होने का जो दावेदारी थी वो पेश कर दी गई है और अब मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया। बड़ी खबर आपको बता रहे कर्नाटक से, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर, अब सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम। सिद्धारमैया के सिर सजेगा ताज। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और 20 मई को लेंगे शपथ। तो बड़ी खबर कर्नाटक से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक में सिद्धारमैया के सिर सजेगा कर्नाटक का ताज। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पर राजी हो चुके हैं। 20 मई को लेंगे शपथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरीके के कयास लगे थे, लेकिन आखिरकार अब मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है। अब शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे, जबकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सिद्धारमैया के सिर सजा कर्नाटक का ताज। डिप्टी सीएम होंगे शिव कुमार और 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे और इस दौरान इतनी माथापच्ची हुई, अब मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम होंगे शिव कुमार। आखिरकार क्या कुछ हलचल और देखने को मिल रही है? तो एक बार उसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी अब देखा गया है, सिद्धारमैया जो है उनको मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया है और शनिवार को शपथ लेंगे वो। वहीं डीके शिव कुमार की बात करें तो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। साथ ही साथ 2 बड़े मंत्रालय जो उनके मनपसंद के होंगे वो उन्हें दिए गए हैं और उनके जो करीबी होंगे उनको मंत्रालय में तरजीह देने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो आज शाम को सीएलपी की बैठक है, जिसमें कि बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 20 तारीख को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल नागेंद्र, लेकिन जिस तरीके से फॉर्मूले की बात करें, शिव कुमार ने ये फॉर्मूला भी जब जिस समय पर रखा गया था 2.5 साल का, तो उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि 2.5 साल की शुरुआत जो है वो मुझे दे दी जाए। क्या कुछ और तरीके की नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही, या फिर इस पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 4 दिन से लगातार, चाहे राहुल गांधी की बात करें, पार्टी अध्यक्ष खड़गे की बात करें या फिर जो कन्वीनर थे उनकी तरफ से बात की जाए, लगातार उनको मनाने की कोशिशें की जा रही थी और हर फॉर्मूले को वो नकार रहे थे। चाहे उसमें 2 साल शुरू के सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो और बाकी के बचे हुए 3 साल डीके शिव कुमार को, वो भी उन्होंने नकार दिया था। उसके बाद उन्हें और भी कई तरह के जो
ऑफर है वो पार्टी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं माना था। अब शाम को फिर जब मीटिंग हुई थी उसमें ये घोषणा की गई है कि डीके शिव कुमार मान गए हैं, उन्हें उनके 2 मनपसंद मंत्रालय दिए जाएंगे और जो उनके करीबी हैं उनको भी मंत्रालय में तरजीह दी जाएगी। तो उसके बाद ये घोषणा की गई है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से कि डीके शिव कुमार और उनके समर्थक मान रहे हैं कि पिछले 4 साल की लगातार जो उनकी मेहनत थी उसका नतीजा ये अप्रत्याशित जीत कांग्रेस की वहां पर है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान के तरह वहां भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो डीके शिव कुमार की आगे भविष्य में हो, और उसके बाद से फिर जो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में सरकारें, मध्य प्रदेश में तो सरकार गिर ही गई थी, और जिस तरह से जद्दोजहद राजस्थान में चल रही है, आगे भविष्य में कर्नाटक को भी उस तरह का सामना करना पड़े, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर 2000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम आज शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। पुरी और हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को करेंगे समर्पित। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। 2000 करोड़ की परियोजनाओं का आज करेंगे शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। पुरी और हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को लेकर समर्पित किया जाएगा। पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी इस दौरान काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस दौरान बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बैठक की और साथ ही जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PLI 4IT हार्डवेयर को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा है कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपए का निवेश करना था, जिसकी जगह पर 1600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी इस साल $100 बिलियन का उत्पाद हुआ है, और इसके साथ ही पिछले 11 साल की अगर बात करें तो पिछले साल में भी $11 बिलियन के मोबाइल का भी रिकॉर्ड निर्यात किया गया है। PLI 4IT हार्डवेयर को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, पर इसके साथ ही 2024 की इस दौरान चुनावी बिसात भी बिछ गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर और अधिक आक्रामक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग दिख रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला भी कांग्रेस और बीजेपी की सोशल मीडिया वॉर से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में दिखाया गया है कि दीवार पर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की तस्वीर टंगी है। पीएम गौर से उन तस्वीरों को देख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मेरी दुनिया। इस तस्वीर पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने तस्वीर ट्वीट की है जिसमें गांधी परिवार और कांग्रेस के घोटालों का जिक्र किया गया है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आर्यन को गिरफ्तार करने वाले अफसर से होगी पूछताछ। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे, जहां पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े को तलब किया है। तो मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आर्यन को गिरफ्तार करने वाले अफसर से पूछताछ होगी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए समीर को तलब किया है। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आर्यन को गिरफ्तार करने वाले अफसर से पूछताछ होगी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए आज बुलाया है, जहां पर आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी और सीबीआई ने पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े को तलब भी किया है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार में राजनीति करनी है तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। कर्नाटक चुनाव परिणामों पर भी संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर आपको राजनीति करनी है, इनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर आप राजनीति करने का साहस रखते हैं, तब तो मोदी के राज में राजनीति करिए, वरना कोई डॉक्टर ने बताया है, घर बैठिए आराम से। कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो एक बात का संदेश है कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु बजरंगबली की तुलना अगर आप किसी संगठन से करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करके नफरत की बात फैलाने की कोशिश करें। उधर रील बनाकर वायरल होने का खुमार युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही जोखिम से भरे स्टंट करने के लिए नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चलती कार में उतरकर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। कार बिना ड्राइव किए खुद से आगे बढ़ रही है और कार के साथ साथ युवक चल रहा है। यूपी 14 नंबर की इस कार पर भारत सरकार लिखा हुआ है, जिससे लगता है कि ये कार किसी सरकारी कर्मचारी की है। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद का बताया जा रहा है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर जिले में नहीं रुक रहा है हादसों का सिलसिला। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, एक घायल, कंटेनर सहित ड्राइवर को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आसीवन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर उन्नाव से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि जिले में नहीं रुक रखा हादसों का सिलसिला। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, एक घायल, कंटेनर सहित ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिले में नहीं रुक रखा हादसों का सिलसिला। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, एक घायल हुआ है, कंटेनर सहित ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपी पुलिस ने पहली बार पकड़ी है 200 करोड़ की ड्रग्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरामद हुई है 46 किलो ड्रग्स, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ बताई जा रही है। स्वाट टीम ने 9 विदेशी नागरिकों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के जयपुर गांव में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, विदेशी नागरिक चला रहे थे फैक्ट्री, अफ्रीकी मूल के हैं ये आरोपी। ग्रेटर नोएडा से विदेश में भी ड्रग्स की जाती है सप्लाई। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने इस दौरान ये ड्रग्स पकड़ी है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने पहली बार पकड़ी है 200 करोड़ की ड्रग्स। बरामद 40 किलो ड्रग्स की कीमत लगभग 200 करोड़ है। स्वाट टीम ने 9 विदेशी नागरिकों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के जयपुर गांव में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा से विदेश में भी ड्रग्स की जाती है सप्लाई। दिल्ली और मुंबई पुलिस यूपी ने ये कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी पुलिस ने पहली बार पकड़ी है 200 करोड़ की ड्रग्स। जो 46 केजी बरामद हुई। इसके अतिरिक्त रॉ में, ग्राउंड में भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में रिकवर की गई। जो तैयार सोल्यूशंस हैं वो गैलन में पाए गए हैं, और जो केमिकल जिसमें इनका उपयोग करके इस वक्त की मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्तर पर की जा रही है, उनका भी भारी अधिक संख्या में रॉ मटेरियल। पटना में जहां एक और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों ने उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी है और उस पर लिखा है, और इसी के साथ हमारे इस रिपोर्ट में देखिए।
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना में मौजूद हैं। बाबा से हर दिन लाखों लोग मिलने आ रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले राजद नेताओं की बयानबाजी और उनके पोस्टर पर कालिक पोतना। राजधानी पटना के प्रमुख स्थानों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों द्वारा पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में विशेष रूप से बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोती गई है। इन पोस्टर में कालिक से लिखा गया है कि 420 चोर। फिलहाल इस घटना को किसने अंजाम दिया है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन के सूचना के साथ ही विरोध शुरू कर दिया गया था। राजधानी में कई जगहों पर पहले पोस्टर फाड़े गए, फिर 2 दिन बाद जहां बाबा रुके हैं उसके सामने लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया था। इसके बाद राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है। जब से धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरा तय हुआ है, तभी से राजद के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप सिंह द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हम किसी बाबा को नहीं मानते। तेज प्रताप के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री डरपोक हैं। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जाए उसका अच्छा उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उस देश द्रोही है, तो मुसलमान को लगाना वैसे। धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर जिस तरह विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि विवाद का मुख्य वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। पर जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद को तूल दिया जा रहा है, उससे समाज में तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन ने समय रहते सूझबूझ से काम लिया होता तो ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि इस दौरान भारत का रूस से सस्ते तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर यूरोपीय देशों को भी बेच रहा है। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन ने भी भारत को कार्रवाई की धमकी दी है। तो वहीं विदेशी मंत्री जयशंकर ने भी आखिर किस तरीके से उनको जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत से रूस के रिश्ते और व्यापारिक संबंध को लेकर कई बार पश्चिमी देशों ने न सिर्फ भारत पर इसे लेकर सवाल उठाए, बल्कि भारत की कई बार आलोचना भी की। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर बार पश्चिमी देशों का न सिर्फ भ्रम तोड़ा, बल्कि अपनी बात को भी मुखरता से सामने रखा। वहीं एक बार फिर अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को बचाने की धमकी दी गई। यूरोपीय देशों को बेचने को लेकर यूरोपीय यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने भारत पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू के अधिकारी जोसेफ बोरेल पर पलटवार करते हुए ईयू काउंसिलिंग रेगुलेशन देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशन को देखें। रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है। रिफाइन ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जाता है। मैं आपसे ईयू के 833/2014 रेगुलेशन देखने का आग्रह करूंगा। जयशंकर ने ये बातें ब्रुसेल्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही यूरोपीय संघ के विदेश नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। ये सामान्य है, लेकिन भारत इसी रूसी तेल को रिफाइन कर उसके उत्पाद को हमें बेच रहा है। ये प्रतिबंधों का उल्लंघन है। प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ही रूसी राजस्व में कमी लाना है। यूरोपीय यूनियन को इसका उपाय ढूंढना होगा।
हमें भारत पर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भारत को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी ओर से रूसी तेल की कीमत पर तय सीमा की वजह से वो बहुत ही सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत इस तेल को रिफाइन कर यूरोप के देशों को बेचता है, जो प्रतिबंधों का उल्लंघन है। जोसेफ बोरेल ने ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रुसेल्स पहुंचने से पहले दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो जयशंकर से मिलेंगे तो इस मुद्दे पर बात की जाएगी। ब्रुसेल्स पहुंचने के बाद जयशंकर ने जोसेफ बोरेल से मुलाकात भी की। हालांकि जयशंकर जब तेल आयात निर्यात पर जोसेफ बोरेल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। जोसेफ बोरेल की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन के कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टेगर ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के कानूनी आधार के बारे में कोई संदेह नहीं था। भारत और यूरोपीय यूनियन इस मुद्दे पर एक दोस्त की तरह बैठकर विस्तार से बातचीत करेंगे, न कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर। इस ट्रेंड टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। यूरोपीय कंट्री फिनलैंड की एक संस्था CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर उसका फायदा उठा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो मार्च 2023 में भारत ने करीब 1,60,000 बैरल प्रतिदिन डीजल निर्यात किया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पश्चिमी देशों की ओर से रूस से तेल लेने को लेकर भारत पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार पश्चिमी देशों की ओर से भारत से इसे लेकर सवाल किए गए और भारत ने उसका मुखरता से जवाब दिया। फिलहाल भारत अब अपने हर एक पक्ष को लेकर मुखरता से खड़ा होता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुखरता के साथ बिना किसी पक्षपात के अपनी बातों को रखता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का समय और दे दिया है। 14 अगस्त तक सेबी के जांच पूरी कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है और जरूरत हुआ तो और भी समय दे दिया जाएगा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया है कि हमें बताइए आपने अब तक क्या किया है। हमने आपको 2 महीने का समय पहले ही दिया था और अब उसे अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 5 महीने हो जाता है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।